नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर 7 फरवरी की। और आज की डेट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इम्पोर्टेंट हेडलाइंस होती हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने किस स्थान पर 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है फरीदाबाद, हरियाणा। तो फरीदाबाद, हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। और ये मेला सिर्फ शिल्पियों के लिए होता है जो अपनी कारीगरी से नए नए चीज़ें शिल्पकार करते हैं, जो बनाते हैं उनके लिए। तो जो शिल्पकार होते हैं उन्हीं का ये मेला है। और इनका जो इस मेले का जो उद्देश्य है वह है कुशल कारीगरों के समूह को प्रोत्साहित करना। और 2023 के लिए थीम राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र NER है, क्योंकि ये क्षेत्र भारत की लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये हो गया आपका फरीदाबाद, हरियाणा। और ज़्यादातर इसमें जो प्रेफरेंस दिया गया है वो दिया गया है पूर्वोत्तर राज्यों को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है। तो 2023 की जो थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। ये इसका थीम है कैंसर 2023 को, जो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 27 लाख लोग कैंसर से ग्रसित होते हैं, इनको कैंसर होता है। और उसमें से जो 8 लोग हैं उनकी मृत्यु होती है। प्रत्येक वर्ष 8 लाख लोगों की मृत्यु होती है, 27 लाख लोग उससे ग्रसित होते हैं। यदि कैंसर से लड़ने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए तो प्रभावित लोगों की संख्या 2040 तक 30 मिलियन तक पहुंच सकती है कैंसर से। तो इसके बारे में ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज होती है बहुत सारी मायने में, और लोग देर कर देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है ड्रोन और ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के साथ एक वेब आधारित पोर्टल विहंगम किस विभाग ने किया है। तो विहंगम पोर्टल की बात हो रही है, जो एक वेब आधारित पोर्टल है और ड्रोन एवं ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के साथ में ये लैस है। तो इसका किया है CPSE ने, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ने इसको लॉन्च किया है। और ये लॉन्च कहाँ होगा? ये लॉन्च होगा कोयला खदानों में। एक ड्रोन की शुरुआत की गई है इससे, जो कोयला खदानों का क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। और अभी ये फ़िलहाल के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड कोयला मंत्रालय के तहत लागू की गई है। और भारत में जो ये महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है MCL, ये भारत में उत्पादित कुल कोयले का 20% से अधिक का योगदान करती है। अधिक 20% जो है GDP में ये देती है। प्रश्न नंबर 4 है किस पहल के तहत लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए भारतीय सेना कई कल्याणकारी गतिविधि चला रही है। तो जो लद्दाख में लोग रहते हैं जहाँ पे पहुँच बहुत आसान नहीं है, उसमें भारतीय सेना जो है कल्याणकारी गतिविधि चला रही है, जिसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना। अब ऑपरेशन सद्भावना जो भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई एक अनूठी मानवीय पहल है। इसके तहत 7 आर्मी गुडविल स्कूल चला रही है। इन स्कूलों में वर्तमान में 2200 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं, जो आतंकवाद से प्रभावित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु 1990 के दशक में तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया था। तो ऑपरेशन सद्भावना के द्वारा जो सेना है वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल खोल के उनको पढ़ा रही है। और ये 1990 के दशक से वहाँ पे चल रहा है। और अभी ये 7 गुडविल स्कूल चला रही है आर्मी लद्दाख के क्षेत्र में ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने स्किल सेल एनीमिया रोग को कब तक खत्म करने की घोषणा की है। तो जो स्किल सेल एनीमिया रोग है उसको ख़त्म करने का जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है वो है 2047 तक। अब बात अगर करते हैं स्किल सेल एनीमिया रोग की, तो ये एक पुरानी जीन की बीमारी है जो रक्त अल्पता, तीव्र दर्द का अनुभव और पुरानी चोट तथा जीवन काल में कमी के कारण एक दुर्लभ प्रणालीगत सिंड्रोम का कारण बनती है। मतलब इसमें जो है एनीमिया से जो खून रक्त अल्पता है, खून की कमी है, ये होता है और बहुत तेज़ी से दर्द होता है। और पुरानी चोट जो है वो जीवन काल तक बनी रहती है और जिससे जो जीवन का अंत हो जाता है।
और इसमें जो 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक होता है क्रोनिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, थकान, कमजोरी और पीलापन का कारण बनता है। शरीर पूरा पीला और कमज़ोर और थकावट से भरा हुआ रहता है। तीव्र दर्द होता है, स्किल सेल संकट के रूप में जाना जाता है। ये हड्डियों, छाती, पीठ और हाथ में होता है। विलंबित विकास और यौवन, इसमें ज़्यादातर शरीर का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। तो स्किल सेल एनीमिया जो रोग है, इसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने 2047 तक लक्ष्य निर्धारित किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस योजना के तहत ग्रामीण भारत में 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की समय सीमा बढ़ाकर मार्च 2026 कर दी है? तो ये क्या है, पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसके तहत इन्होंने क्या किया है कि 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की सीमा 2026 तक कर दी है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना है। कुसुम के अंतर्गत किसानों को उनके खेतों में पानी की सुविधा है, जो सिंचाई की सुविधा है, वो प्रॉपर तरीके से बनी रहे। और अगर कमी होती है तो ग्रिड के माध्यम से, मान लीजिए कि वो लाइट ज़्यादा बनाते हैं तो ग्रिड के माध्यम से वो लाइट को बेच भी सकते हैं, जिससे उनको किसानों को सक्षम बनाने की तरफ सरकार का ये पहला कदम है। ये ग्रिड को अधिशेष सौर ऊर्जा बेचने की अनुमति देकर किसान की आय बढ़ाने में मदद करेगा। इसका मतलब ये है कि जो आसपास के ग्रिड हैं उनमें जो ऊर्जा बची हुई है, किसान अपनी ऊर्जा को बेच सकते हैं, जो सौर ऊर्जा से वो बनाते हैं बिजली उसको। तो उससे क्या होगा, किसानों की आय में परिवर्तन होगा और उनकी आय बढ़ेगी। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है किसानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर आम या विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया? तो क्या किया, ये संसदीय संप्रभुता और राजनीतिक लोकतंत्र का मामला था। हाल ही में किस आधार पर किया था? तो ये जो मामला था वो संसदीय संप्रभुता का मामला था या राजनीतिक लोकतंत्र का मामला था। अब इसमें पहले क्या था कि पहले जो था धारा 1951 के अनुसार, इसमें 1996 के पहले एक व्यक्ति कितनी भी विधानसभा से इलेक्शन लड़ सकता था, और जब वो एक जगह से जीत जाता था तो अन्य जगह पे अपना जो सदस्यता ख़त्म कर देता था। ये ख़त्म करना होता था क्योंकि ये लाभ के अंतर्गत, पद के अंतर्गत आता था। एक जगह पद एक जैसा आप नहीं ले सकते। अब इससे होता क्या था कि जहाँ एक जगह से जीतने के बाद जो अन्य जगह हैं वहाँ से अपना नाम हटाना पड़ता था, जिससे वहाँ पे उपचुनाव होते थे और सरकार के ऊपर जो फाइनेंशियल भार होता था वो बढ़ जाता था, क्योंकि वहाँ पे चुनाव होता था। 1996 के बाद क्या किया गया कि 2 पद कि आप 2 जगह से केवल लड़ रहे हो। जैसे अभी तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब वाराणसी से जीते थे तो साथ में वो वडोदरा से भी खड़े हुए थे, और जब वाराणसी से जीत गए थे तो वडोदरा का जो अपना था वो ख़त्म कर लिया था, जिससे वहाँ उपचुनाव हुआ था। तो ये चीज़ें हैं कि एक जो इस पे अधिशेष जो भार पड़ता है, उसके लिए सरकार ने कहा कि संसद का मामला है और संसद ही इसको सुलझाए। तो ये चीज़ इसमें है। और इसमें जो जन प्रतिनिधि अधिनियम धारा है वो 1951 की धारा 33(7) के अनुसार है कि एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है। भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकृत हेतु देश में कौन सी परियोजना शुरू की है? भारत सरकार ने क्या किया है कि न्याय तक अच्छे से पहुंच हो, और उसके लिए क्या किया, जो देश का जो जितने सारे न्यायालय हैं उनका हो रहा है डिजिटलीकरण। अब ये जो डिजिटलीकरण हो रहा है वो किस परियोजना के अंतर्गत हो रहा है? तो ये है ई न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना, जिसका नाम आपको याद रखना है। ये परियोजना भारतीय न्यायालय के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास हेतु वर्ष 2007 से कार्यान्वित है। इसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति और न्याय विभाग के सहयोग से लागू किया जा रहा है। तो ये जो योजना है वो 2007 से लागू है, जो न्यायालय के डिजिटलीकरण के लिए काम करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है। किस भाषा के प्रमुख लेखक के.वी. तिरुमलेश का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया? तो जो के.वी. तिरुमलेश जी थे, ये
कन्नड़ लेखक थे, कन्नड़ भाषा के लेखक थे और उनका हाल ही में अभी हैदराबाद में निधन हो गया। इनकी बात करते हैं तो उन्हें विधाओं में सबसे बहुमुखी लेखकों में से एक और उदार हितों वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था और इनके अभिनव कार्य अच्छे काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये साहित्य अकादमी से पुरस्कृत थे और जिनका हाल ही में निधन हुआ और एक कन्नड़ भाषा के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है गोवा सरकार के द्वारा। अब इसमें होता क्या है, गोवा सरकार ने हाल ही में प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी से द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ का कार्यक्रम शुरू किया है। ये जो प्रोग्राम है वो 2021 से चल रहा है और इसमें हुआ क्या है कि लोगों का जो मुफ्त आँखों का इलाज है और चश्मा दिया जाता है उसमें, तो मासिक शिविरों में जो मासिक शिविर लगाए जाते हैं यहाँ पे 50,000 नागरिकों की अभी जांच की गई है और 16,000 लोगों को मुफ्त चश्मा प्रदान किया गया है गोवा सरकार के द्वारा, जो अपने आप में अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और ये आपको याद करना ज़रूरी है। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय वंदे मातरम, जय हिंद।